हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आरबीएस महाविद्यालय मेजा खास। दोस्तों, आज मैं सेकंड क्लास आपका लेने आया हूँ सेकंड सेमेस्टर का। पिछली बार आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं आज हिंदी में ही पढ़ाने आया हूँ। आपका पीपीटी हिंदी में है। आज आपका फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजी, उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रॉप फिजियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का क्या महत्व है एग्रीकल्चर में, उसका परिचय आज इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें दिया है क्रॉप फिजियोलॉजी फसल शरीर क्रिया विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसलों की आंतरिक शारीरिक क्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषक तत्वों का अवशोषण, वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, जैसे इसमें लिखा है कि क्रॉप फिजियोलॉजी जो है वो फसलों की शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत उसके इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, और रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन कैसे करता है, वाटर का अपटेक कैसे करता है यानी कि पानी का अवशोषण, वो सॉइल वाटर से किस तरह से पानी का अवशोषण करता है, और तमाम क्रियाएं उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। सारी एक्टिविटीज़ का जो अध्ययन होता है वो क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो क्रॉप फिजियोलॉजी में सारी चीज़ों का अध्ययन जो भी फसलों में या पौधों में एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें लिखा है यह विज्ञान पौधों के शरीर प्रक्रियाओं को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फसल शरीर क्रिया विज्ञान पौधों के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में होने वाले शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा है कि शरीर क्रिया विज्ञान जो पौधों का होता है यानी क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत पौधों के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि उसका विकास हुआ, वृद्धि हुआ, फ्लावरिंग हुआ यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किस तरह से पौधे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी को, न्यूट्रिएंट को किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी को किस तरह से बाहर निकाल रहे हैं पत्तियों के थ्रू, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, कृषि में फसल शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व। इसमें दिया है कि फसल शरीर क्रिया विज्ञान यानी क्रॉप फिजियोलॉजी का कृषि में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कृषि में क्या महत्व है क्रॉप फिजियोलॉजी का, आइए देखते हैं। वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए फसल शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं किस तरह से वृद्धि कर रहा है पौधा यानी ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। इनका भी अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। यह पौधों की वृद्धि दर, फूलने की दर, फल लगने की प्रक्रिया को भी समझाता है कि यह किस तरह से पौधों में फ्लावरिंग होता है, किस तरह से उसमें फ्रूटिंग होता है, और उसके बाद रैपनिंग यानी पकना, फसल पकता है ना, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होता है, फिर उसके बाद पकता है। इन सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करते हैं किसमें, क्रॉप फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है जल और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग। हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत, मैंने पहले ही बताया कि हम ये अध्ययन करते हैं कि किस तरह से पौधे पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसका उपयोग बेहतर तरीके से करें। हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई एरिया है जहाँ पे कि साल्टी वाटर है, आपके सॉइल वाटर में साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो वो साल्टी वाटर है, तो जिस वजह से प्लांट्स का जो रूट होता है, रूट हेयर्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में यानी अवशोषित करने में कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो प्लांट्स के रूट में जो सैप है, वाटर सैप है, सेल सैप है, और सॉइल वाटर में जो सोल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन सॉइल वाटर में बन गया, तो सॉइल जो प्लांट है, प्लांट के रूट्स के जो सैप हैं वो बाहर की तरफ उनके आने लगेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, जिस वजह से प्लांट सूख भी सकता है। तो हम इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। इन सब सारी प्रक्रियाओं का हम अध्ययन किसमें करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में,
कि किस तरह की मृदा में ये अधिक से अधिक वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अवशोषित कर रहा है पौधा, और साथ ही साथ उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहा है यानी उपयोग कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है पानी को एब्जॉर्ब करने में किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि मैंने बताया कि साल्टी वाटर है यानी एल्कली सॉइल है, जहाँ पे कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को वाटर अपटेक करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके हम फिर इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, सुधार करते हैं पौधों में कि हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें प्लांट में, इस तरह का मैकेनिज्म उसमें इंजेक्ट करें किसी ब्रीडिंग के थ्रू, नया वेराइटीज डेवलप करें कि उस प्लांट को ये उस वाटर को जो कि साल्टी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने में कोई कठिनाई ना हो उस पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप को। तो इन सारी मैकेनिज्म को हम किस में अध्ययन करते हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी में। तो पहले हम क्रॉप की फिजियोलॉजी को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे फिजियोलॉजी को समझते हैं सॉरी। उसके बाद उसके सोल्यूशन पे जाते हैं और वो सोल्यूशन जो है ब्रीडिंग के थ्रू हम नए वेराइटीज में देखते हैं। आगे है, यह जल और पोषक तत्वों की कमी को रोकने में मदद करता है जिससे कि फसल की उत्पादकता बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये आप सभी जानते हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी अच्छे से उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो प्रोडक्शन में अल्टीमेटली रिडक्शन होगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन। तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना होता है। एग्रीकल्चर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट लें। तो उसके लिए बेहतर फिजियोलॉजी को समझना, किसी भी क्रॉप के उसके मैकेनिज्म को समझना, उसके एक्टिविटीज को समझना कि किस प्रकार के रिएक्टेंट कर रहे हैं पौधे और कैसे वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, कैसे वो फ्रूटिंग कर रहे हैं, किसी विशेष कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अपने आप को कैसे रख रहे हैं। मान लीजिए किसी का फ्रॉस्ट कंडीशन में कोई पौधा नहीं चल पा रहा है, अपना जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा वेराइटीज डेवलप किया जाए कि किसी भी फ्रॉस्ट या कोहरे या लो टेम्परेचर को वो टोलरेट कर जाए या हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर जाए। बहुत सारी क्रॉप हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टोलरेट नहीं कर पाती हैं, तो हम उनके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि उस पौधे को किसी विशेष हाई टेम्परेचर में सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है, उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट या प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है। इन सारी मैकेनिज्म को हम समझते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद इन सारी चीज़ों को, वो स्ट्रेस हो, वाटर का स्ट्रेस हो, वाटर कम हो या वाटर लॉजिंग हो या फिर हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, ये सारी स्ट्रेसेस हैं, या न्यूट्रिएंट की कमी हो, ये भी एक स्ट्रेस है प्लांट के लिए। इन सारे स्ट्रेस को हम पहले समझते हैं कि इनसे इफेक्ट क्या पड़ रहा है पौधों में, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और फिर हम नेक्स्ट जनरेशन में नई वेराइटीज को डेवलप करते हैं, किसी स्ट्रेस को टोलरेट कर जाए ऐसा मैकेनिज्म उसमें डेवलप करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन पहले हम क्रॉप फिजियोलॉजी में करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट आप में है तनाव प्रतिरोधकता में सुधार, यानी जो स्ट्रेस टोलरेंसी की बात मैंने किया वही यही बता रहा है कि स्ट्रेस को कैसे टोलरेट करें, इस चीज को इंप्रूव करना है तो क्रॉप फिजियोलॉजी को जानना होगा। जैसे फसल की शरीर क्रिया विज्ञान में पौधों को तनाव जैसे कि सूखा यानी ड्रॉट, एंड ये यहाँ पाला होना चाहिए, मिस्टेक से लाला लिखा गया, तो यहाँ पाला होना चाहिए। पाला यानी कि कम टेम्परेचर में, अभी ठंडियों का मौसम है, आप पाला समझते हैं, जहाँ फ्रॉस्ट वगैरह कोहरा वगैरह फुहासा पड़ता है, लो टेम्परेचर हो जाता है तो चिलिंग इंजरी हो जाती है पौधों में। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले अध्ययन किस में करते हैं? क्रॉप फिजियोलॉजी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है पौधों पर, और उसके बाद हमें ऐसे वेराइटीज को, मैंने पहले ही बताया कि फिर डेवलप करना है, इस सूखा को सहन करने की क्षमता उसमें विकसित करना है, इस पाला को सहन करने की क्षमता उसमें विकसित करना है। हम उसके लिए पहले प्लांट यानी क्रॉप फिजियोलॉजी को समझेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, यह पौधों को तनाव यानी स्ट्रेस के प्रभाव से बचाने का काम करता है, और जिससे सब अल्टीमेटली हमारा यही मकसद होता है कि प्रोडक्शन इनहांस हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें मिले, मिनिमम टू मिनिमम इनपुट दे करके।
तभी तो किसानों को लाभ होने वाला है। उसके बाद फसल गुणवत्ता में सुधार, क्रॉप के क्वालिटी में इंप्रूव करना है। क्रॉप क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव करना है, सबसे पहले उसकी क्या कमियां हैं या कौन से मैकेनिज्म है कि उसकी क्वालिटी डिक्रीजिंग दिख रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सबसे पहले उस विशेष फसल या प्लांट के फिजियोलॉजी को समझेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। जैसे कि फल और सब्जियों का आकार, रंग और स्वाद। अगर किसी भी क्रॉप का फल के आकार छोटे हो रहे हैं या सब्जियों के रंग अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव नहीं हैं या छोटे आकार के हैं, जिससे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है या मार्केट वैल्यूज कम हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? उसके अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है उस प्लांट के अंदर कि जिस वजह से ऐसा इंफीरियर क्वालिटीज के प्रोडक्शन हो रहे हैं? पहले उसको समझेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत। फिर हम ब्रीडिंग में नए नए वेराइटीज को डेवलप करेंगे, इन कमियों को दूर करके उनके साइज में बड़ा करेंगे, उनके फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो, ऐसे हम लीफ के स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म को हम इंप्रूव करेंगे, और उसके स्वाद में, टेस्ट में गुड क्वालिटीज को हम इंप्रूव करेंगे, तो जिससे हमारे मार्केट वैल्यूज भी बढ़े, प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़े। उसके बाद आता है सस्टेनेबल कृषि। फसल शरीर क्रिया विज्ञान सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रॉप फिजियोलॉजी को हम समझ लेते हैं तो सस्टेनेबल यानी टिकाऊ कृषि को हम समझ सकते हैं, यानी अपना सकते हैं। अगर कोई भी क्रॉप हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो प्रोडक्शन कम दे रहा है, या फिर किसी पार्टिकुलर एरिया में वाटर को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ है या कैपेबल नहीं है, तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम होगा, उसकी क्वालिटी कम होंगे, न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं कर पा रहा। मान लीजिए हमने फर्टिलाइजर्स ढेर सारा दिया प्लांट में या किसी फील्ड में, हमने गेहूं की फील्ड में लगातार हमने यूरिया या डीएपी देते जा रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, वो पौधे उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं जितना हम उसको दे रहे हैं, जितनी उसकी आवश्यकता है उस क्रॉप को। तो क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिर कौन सी प्रॉब्लम है, उस सॉइल में प्रॉब्लम है या प्लांट के रूट में मैकेनिज्म में उसके प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा दिक्कत आ रहा है जिस वजह से उस न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में वो कैपेबल नहीं है। तो हम पहले उसको देखेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अगर मान लीजिए किसी कारणवश, जैसे कि जो आप जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट हम देते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में उसको लेते नहीं हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, आयन फॉर्म में लेते हैं। सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉइल वाटर में बनता है, फिर उसको आयन फॉर्म में पौधे अपटेक करते हैं। तो वो अपटेक क्यों नहीं कर पा रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि ढेर सारे मिट्टी में ऐसे आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम्स के आयन, कैल्शियम या मैग्नीशियम के फास्फेट्स वगैरह हो गए, आयन्स हो गए, जो अधिकता होती है मिट्टी में, जिस वजह से वो सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को इस तरह से बाइंड कर लेते हैं कि वो सॉइल में जो सॉइल सोल्यूशन है, जहाँ पे वो वाटर है, उसके साथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उसको अवशोषित पौधे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस पूरे सॉइल के पार्टिकल्स को वो बाइंड करके रखा है इस तरह से कि वो प्लांट के रूट उसको एब्जॉर्ब करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें फिर उस पार्टिकुलर एरिया को या तो उस मिट्टी में सुधार करें, या तो फिर हमें ऐसे क्रॉप के वेराइटीज में डेवलपमेंट करना है, ऐसे क्रॉप को या वेराइटीज को इम्प्रूव करना है कि जो उस कंडीशन को भी टॉलरेट कर सके। कम से कम इतना तो वो न्यूट्रिएंट को या वाटर को उस कंडीशन में एब्जॉर्ब कर पाए कि वो अपने आप को सस्टेनेबल बना रखे और साथ ही साथ प्रोडक्शन अच्छा दे सके। तो पहले हम किसी भी चीज को आगे करने से पहले उस कमियों को देखते हैं, उस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम यानी उसके जो भी फिजियोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो क्रॉप फिजियोलॉजी में आप समझ गए होंगे किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करते हैं, ट्रांसपैरेशन का अध्ययन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहा है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहा है, स्ट्रेस कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं जो कि क्रॉप फेज कर रहा है, वो चाहे न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस हो, टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का स्ट्रेसेस हो, या फिर वाटर का स्ट्रेसेस हो,
ड्रॉट हो या फिर वाटर लॉजिंग का स्ट्रेसेस हो, इन सारी चीज़ों का अध्ययन वो उस कैसे फेज कर रहा है हमारा पार्टिकुलर कोई क्रॉप हो या प्लांट हो, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब उसके इंटरनल एक्टिविटीज का अध्ययन हम किस में करते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत। यानी आंतरिक जो भी क्रियाएं हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस कैसा है, प्रकाश संश्लेषण किस तरह का मैकेनिज्म है, आंतरिक क्रिया है, उसके पत्तियों में प्रकाश आता है और फिर उसका उपयोग करके वो पानी की सहायता या कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, भोजन बनाता है। ये उसकी इंटरनल एक्टिविटीज है। रिस्पिरेशन क्या है, किस तरह से वो श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, या ट्रांसपिरेशन है यानी वाटर का लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्लांट लीव्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो मतलब वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया हो रहा है, तो वाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है, और वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है और किस तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है कि पानी को लॉस लगातार हो भी रहा है और नीचे से अपटेक होकर के उसको मेंटेन भी किया हुआ है, जो भी पानी का रिकमेंडेशन है पौधों को। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फसल शरीर क्रिया विज्ञान के प्रमुख पहलू, पौधों की वृद्धि और विकास। तो क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत उसके वृद्धि और विकास को देखते ही हैं कि किस तरह से वो वृद्धि कर रहा है यानी ग्रोथ कर रहा है, और किस तरह से उसका विकास हो रहा है यानी डेवलपमेंट, ग्रेजुअली वो कैसे बढ़ रहा है, छोटा सा प्लांट कैसे बड़ा हो जा रहा है और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों का अध्ययन हमने बता ही दिया है कि क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और पौधों का पोषण, किस तरह से पौधे का पोषण हो रहा है, पौधे अपने न्यूट्रिएंट को किस तरह से ले रहे हैं, वाटर को किस तरह से ले रहे हैं, पहले ही बताया है हमने कि ये सारी चीज़ों का अध्ययन क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जो भी पीपीटी बना है हिंदी में उसको पढ़िए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पौधों का जल संबंध, वाटर रिलेशन किस तरह से है पौधों का, हमारे क्रॉप का किस प्रकार से रिलेशन है हमारे वाटर सॉइल वाटर से, कैसे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उनके मैकेनिज्म क्या है, किस प्रोसेस के अंतर्गत वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, और वो एब्जॉर्प्शन के बाद उस वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो रूट से प्लांट की टिप तक वाटर कैसे पहुंच रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वो इसी के अंतर्गत यानी क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। पौधों का तनाव प्रतिरोध, मैंने पहले इस पे चर्चा कर दिया है कि पौधों में जो स्ट्रेसेस हैं उन स्ट्रेसेस को कैसे टोलरेट कर पाए, जो भी तनाव है वो न्यूट्रिएंट का हो, पानी का हो, टेम्परेचर का हो, किसी भी चीज का हो, जो उसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो वो फेस कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, इनका कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, उस पौधे में कौन से मैकेनिज्म को लाया जाए कि इन स्ट्रेसेस को भी टॉलरेट कर सके, यानी प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करना। यानी जैसे कम पानी में भी, कम पानी है, किसी एरिया में पानी की कमी है, बारिश कम हो रहा है या इरिगेशन की फैसिलिटीज उतना अवेलेबल नहीं है, तो हमें ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना है क्रॉप में जिससे कि वो प्रोडक्शन कम पानी में अच्छा दे सके। उसके लिए करना क्या है, जहां पे आप जानते हैं कि पानी की कमी होती है, वाटर लेवल नीचे होता है, तो हमें रूट सिस्टम को डेवलप करना है, रूट के ग्रोथ को बढ़ा देना है, शूट के ग्रोथ को कम कर देना है। जब रूट के ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो वो रूट ग्रोथ बढ़ने की वजह से नीचे तक का पानी एब्जॉर्ब कर लेगा आसानी से और वो यूटिलाइज कर लेगा। और शूट के ग्रोथ करने का रीजन ये है, अगर शूट ग्रोथ कम करेंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, तो पानी का लॉस कम करना है, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है और उसका लॉस कम करना है। तो ये मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले क्रॉप फिजियोलॉजी को समझा जाएगा। फसल उत्पादन और गुणवत्ता, तो अल्टीमेटली हमारा एम यही होता है, हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि फसल की गुणवत्ता को बढ़ाना है, फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और हमारे मार्केट वैल्यूज को बढ़ाना है, क्रॉप के जो भी प्रोडक्शन है। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन
क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो हमें लगता है ये लास्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सेकंड सेमेस्टर वाले इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसको अच्छे से पढ़िए। अब क्रॉप फिजियोलॉजी का ये जो टॉपिक था, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको लेकर आएंगे। और हमें लगता है नेक्स्ट टॉपिक आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द प्लांट, कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी मैंने बता दिया कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, अब आगे बताएंगे कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे पानी को अवशोषित करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।